Hello students, welcome to class 10th and today we will continue our chapter number first chapter of history, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और जो हमारा आज का विषय है वो रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से हुई थी और यहीं से जो है फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ था। तो चलिए यूरोप के एक मानचित्र के माध्यम से हम भिन्न भिन्न देशों के नाम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो यूरोप का मैप है इसमें हम देशों के नाम देख लेते हैं, क्योंकि जो है जब हम अध्याय जो कंटिन्यू करेंगे तो इसमें बीच में इन देशों के नाम आएंगे। तो देखिए जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 साम्राज्य हैं, ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, इसमें देखिए बहुत सारे जो देश हैं, ये देखिए सर्डिनिया, सर्बिया, हंगरी, ये सब आपको दिख रहे होंगे, स्पेन, मोरक्को, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, कोसिका। ये देखिए काफ़ी जो है छोटे छोटे हैं, देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी आपको, लेकिन आप अपनी बुक के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये सभी जो हैं यूरोप के मानचित्र में ये बहुत सारे देश हैं जो आप जब आप लेसन कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर ये नाम आएंगे, इसीलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का विचार। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1789 में हुई थी। इस क्रांति की जो मुख्य मांग क्या थी कि जो फ्रांस में राजतंत्र को ख़त्म करके, वहाँ की जो जनता थी उसकी क्या डिमांड थी कि राजतंत्र को ख़त्म करके और प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए, क्योंकि जो वहाँ का जो राजा था वो बार बार कर बढ़ा रहा था, यानी कि जो लोगों पर मतलब बेफजूल का जो है कर का दबाव बढ़ता जा रहा था और ये उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि उस समय जो है साम्राज्य पर बहुत अधिक जो है कर्ज था, जिसके कारण उसे बार बार कर बढ़ाने की जो है ज़रूरत पड़ रही थी। तो देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो देखिए, इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, सामूहिक पहचान बनाना शुरू कर दिया। देखिए जैसे हम हैं, हमारे देश में जैसे क्या है कि भिन्न भिन्न धर्मों और जो है समुदाय के जो लोग रहते हैं, लेकिन हम मतलब कहीं पर यदि हम जाएंगे तो हम ये नहीं बताएंगे कि हमारा धर्म क्या है, हमारी जो है जाति क्या है, हम यही बताएंगे कि हम जो है भारतीय हैं। तो मतलब इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के लिए इन्होंने सबसे पहले जो है सामूहिक पहचान बनानी शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल का चुनाव किया और इसका जो है नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, फ्रेंच भाषा को है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया और जो है प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें जो है सभी को समान कानून के अनुसार जो है अधिकार प्रदान किए गए। इसके बाद देखिए इन्होंने आंतरिक आयात और निर्यात की जो वस्तुएं थी उन पर जो है सीमा जो शुल्क है वो समाप्त कर दिया गया और इन्होंने भार और माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यानी कि ये देख लीजिए कि आप पहले है ना जो माप तोल की जो व्यवस्था थी वो एक समान नहीं थी प्रत्येक प्रदेश में, लेकिन क्या है इस समय क्या था, जब जो फ्रांसीसी क्रांति थी उस समय क्या था कि भार और माप तोल की जो व्यवस्था है वो समान कर दी गई थी। और देखिए स्कूल और जो कॉलेज हैं उनके जो छात्र हैं उनके द्वारा भी जो है इस क्रांति में जो है समर्थन दिया गया और समर्थन के रूप में जो है क्लबों का गठन किया गया, जिनका नाम जो है जैसे कि बहुत सारे क्लबों का गठन हुआ, जैसे उनमें से जैसे एक जैकोबिन क्लब था, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ ये। और देखिए फ्रांस की जो आर्मी है उसने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में जो है उन्हें जो है हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया गया, जिससे राष्ट्रवादी भावना और भी बढ़ती चली जाए। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेपोलियन का शासनकाल।
तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है नेपोलियन एक शासक के रूप में उभरा और इसके शासनकाल में भी जो है राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा जो है पनपी। देखिए जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाने लगा तो उसने क्या किया, प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र पुनः स्थापित कर दिया। देखिए उस समय के जो लोगों की डिमांड क्या थी, प्रजातंत्र, लेकिन उसने क्या किया, प्रजातंत्र को उसने हटा दिया और राजतंत्र स्थापित कर दिया। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, जो है नागरिक जो संहिता या जिसे हम नेपोलियन की संहिता 1804 के नाम से भी जानते हैं वो लागू करी। इसके अनुसार क्या था कि कानून के समक्ष सबको बराबर रखा जाएगा, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति, पुरुष स्त्री चाहे कोई हो, वो सभी समान होंगे। इसके बाद जो उसका नियम, दूसरा नियम था वो था संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाएगा, यानी कि जो है जिस भी व्यक्ति के पास जितनी भी संपत्ति है वो कितनी भी संपत्ति रखने के लिए जो है स्वतंत्र रहेगा, ऐसा ही जो लोग हैं वो चाहते थे और वो इन नियमों से काफ़ी जो खुश भी हुए थे। तो इसके बाद देखिए भूदासता और जागीरदारी जो शुल्क थी उससे उनको मुक्ति दिलाई गई। नेपोलियन के जो साम्राज्य में भूदासता और जो जागीरदारी जो शुल्क थी उससे उनको मुक्ति दिला दी गई। ऐसा था मतलब नेपोलियन का शासन काल। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जागीरदारी। जागीरदारी शब्द से आप क्या समझते हैं, देखिए इसके तहत जो किसानों, जागीरदारों और उद्योगपतियों द्वारा जो तैयार सामान है उसका कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। यानी कि जो किसान होते थे या ज़मींदार होते थे या बड़े बड़े उद्योगपति होते थे, वो जिस भी चीज़ का, जिस भी वस्तु का उत्पादन करते थे उसका जो कुछ जो हिस्सा है वो कर के रूप में, यानी कि उनकी जो है आमदनी का जो भी कुछ हिस्सा है, जो भी उन्हें प्रॉफिट जो भी मिलता था उसका कुछ हिस्सा उन्हें सरकार को जो है कर के रूप में देना पड़ता था। नेपोलियन के समय ही जो है व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा है विकसित हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा था उसी के शासनकाल में। तो देखिए जो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी विचार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर कब्जा कर लिया और वहाँ के जो क्षेत्रों पर कर उन्होंने बढ़ा दिया। वहाँ पर वहाँ के लोगों की जबरन जो है भर्तियाँ की सैनिक के रूप में और अनेक जो है कानून व्यवस्था स्थापित कर दी गई। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।